हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं टाइट्रेशन और वो भी केमिनोफोर एंड ऑक्सैलिक एसिड का। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने टाइट्रेशन देख चुके हैं, उसके बारे में वाइवा क्वेश्चंस भी पढ़ चुके हैं और वो टाइट्रेशन था केमिनोफोर और साथ में मोहर सॉल्ट का। और ये जो टाइट्रेशन हम जो देखने वाले हैं वो है मोहर सॉल्ट और ऑक्सैलिक एसिड का। जैसे मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि मोहर सॉल्ट या फिर ऑक्सैलिक एसिड और केमिनोफोर के साथ में ही इसका टाइट्रेशन जो है वो हम करते हैं एग्जाम में। या तो मोहर सॉल्ट का टाइट्रेशन आता है या फिर ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन आता है। तो देखिए, ऑक्सैलिक एसिड के टाइट्रेशन में एम क्या मिलने वाला है आपको? जो एम मिलने वाला है वो है टू प्रिपेयर। एम जो रहेगा आपका वो रहेगा टू प्रिपेयर M/20 सोल्यूशन। M/20 क्या हुई? मोलारिटी हुई। मोलारिटी जो है आपको एग्जाम में चेंज हो सकती है ना, मोलारिटी जो है एग्जाम में चेंज हो सकती है। आपके टीचर आपको M/20 दे सकते हैं, M/30 दे सकते हैं या फिर और भी कोई मोलारिटी दे सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन का हमें ऑक्सैलिक एसिड स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है। विद द हेल्प ऑफ दिस सोल्यूशन फाइंड आउट स्ट्रेंथ एंड मोलारिटी ऑफ केमिनोफोर सोल्यूशन, राइट। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि हम इसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना सीखते हैं और वो किस तरीके से बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, याद रखिए। इस वीडियो के बीच बीच में ही मैं आपको कुछ वाइवा क्वेश्चंस भी समझाते चलूंगी, वो वाइवा क्वेश्चंस भी आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात हो रही है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपको नोन हो। द सॉल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन यहाँ पर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। अब हम किस तरीके से बनाएंगे प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें M/20 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन लेना है तो हमें कितना वेट लेना पड़ेगा ऑक्सैलिक एसिड का। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर लिखते हैं मोलैरिटी। फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ हम यहाँ पर क्या लेंगे? ऑक्सैलिक एसिड। वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड लेंगे, कितना हमें जरूरत है, अपॉन यहाँ पर लेंगे मोलार मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। मोलार मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। और यहाँ पर रहते हैं, अगर हमें जैसे 1 लीटर में तो नहीं बनाना है, हमें 250 ml में बनाना है, इसलिए हम इसको 250 से डिवाइड कर लेते हैं। तो अभी चलिए ये सब वैल्यूज रखिए। M/20, M/20 की जगह पे आप क्या ले सकते हो? 1/20 भी लिख सकते हो। अगर आपके एग्जाम में इसके अलावा और कोई कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो आप वो वाला कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, राइट। तो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लिख लिया 1/20 इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। कितना आ रहा है? वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड यहाँ पर आ जाएगा आपका, आपको कैलकुलेट करना है WB, मतलब वो हो गया सोल्यूट, और मोलार मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो बेटा मोलार मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आपको मेमोराइज कर लेना है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। मोलार मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। लेबोरेटरी में जो ऑक्सैलिक एसिड हम यूज करने वाले हैं उस ऑक्सैलिक एसिड का सिर्फ ये नहीं, साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल भी होते हैं। ये वाला सॉल्ट हम यूज करते हैं और इसीलिए इसका मोलिकुलर मास जो है 126 आता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस तरीके से इसको लिखा, यहाँ पर 126 लिखा, इनटू यहाँ पर क्या लिखा आपने? 1000/250 ml, ठीक है। 250 ml हो गया। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो। आप जब इसको प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करना है आपको, किस तरह ये इस तरीके से हो गया, फिर आप इसको सॉल्व करो और फाइनली आप WB का आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। चलिए इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर और फर्दर सॉल्व करने में आप इसको सॉल्व करके फाइनली आंसर आप निकाल लीजिए, कितना आ रहा है इसका आंसर। और जब आपको इसका आंसर मिल जाएगा, देखो एक्सटर्नल जो है आपको डेफिनेटली इसका मोलार मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आपको एक्सटर्नल डेफिनेटली पूछेंगे। क्यों पूछेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो इसीलिए पूछेंगे आपसे बिकॉज उनको ये देखना रहेगा कि क्या आपको पता है कि इसमें जो है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं या फिर नहीं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब इसका आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली आता है 1.58 ग्राम। कितना आया? 1.58 ग्राम। तो ये आ गया आपका आंसर। अब इस आंसर के साथ में आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, इतना वेट लेना है। तो फिर आपकी जो लेबोरेटरी में जो आपका वेइंग बैलेंस रहेगा, उस वेइंग बैलेंस पे आप क्या करेंगे? इतना वेट का सॉल्ट लेंगे और इतना वेट का सॉल्ट लेने के बाद में हम उसमें, जैसे हमने इसके पहले भी हमने देखो कैसे बनाया था
वो मैं मेथड भी आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि किस तरीके से हमने बनाया था। देखो हमने क्या किया था, इसमें हमने एक वॉच ग्लास पे हमने वो उतना कितना वेट आया था 1.58 ग्राम जो है हमने ऑक्सैलिक एसिड लिया। ऑक्सैलिक एसिड लेने के बाद में हमने क्या किया, ऑक्सैलिक एसिड लेने के बाद में इसको क्या किया, हमारे सभी के लेबोरेटरी में इस तरीके से एक स्टैंडर्ड फ्लास्क रहता है। ठीक है, इस लेबोरेटरी में जो है एक स्टैंडर्ड, हमारे लेबोरेटरी में एक स्टैंडर्ड फ्लास्क रहता है और उस स्टैंडर्ड फ्लास्क में आपको क्या करना है, इसको पोर करना है। ठीक है, ये जो विद द हेल्प ऑफ फनल जो है आप इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ फनल आप इस सॉल्ट को इसमें पोर कर लेंगे। ठीक है, आपने ऐसा सॉल्ट इसमें डाल दिया है। अब सॉल्ट डालने के बाद में डायरेक्टली ऐड वाटर टू इट। क्या करना है, ऐड वाटर टू इट। और हम वाटर कितना ऐड करेंगे, ऐड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर और लिटिल क्वांटिटी ऑफ वाटर, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है हम वो ऐड करेंगे। ठीक, अब देखो आपने स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड कर दिया और इसमें क्या करना है, इसको सॉल्ट को प्रॉपरली डिसॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने कोई भी एसिड यूज नहीं किया है। ऑक्सैलिक एसिड के टाइट्रेशन में हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते समय कोई भी एसिड को यूज नहीं करना है। ये याद रखिए, कोई भी एसिड यूज नहीं होगा। और उसके बाद में हम उसमें वॉल्यूम जो है 250 वॉल्यूम डाल के वाटर का हम इसको उतना वॉल्यूम जो है मेकअप कर लेंगे। एंड दिस वन इज योर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। क्या हो जाएगा आपका, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जो है ये रेडी रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, किस तरीके से हम प्रोसीजर करेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, केमेनोफोर जो है, केमेनोफोर आपको ब्यूरेट में भरना है। किसमें भरना है, केमेनोफोर ब्यूरेट में भरना है। आपने ब्यूरेट में केमेनोफोर भर लिया। उसके बाद में आप पीपेट के हेल्प से, किसके, पीपेट के हेल्प से आप क्या करेंगे, 10 ml ऑफ ऑक्सैलिक एसिड लेंगे। अगर पिपेट नहीं भी है तो आप क्या करेंगे, छोटे छोटे मेजरिंग सिलेंडर्स आते हैं, उस मेजरिंग सिलेंडर से 10 ml ऑफ ऑक्सैलिक एसिड लेके आप उसको इस तरीके से इस टाइट्रेशन फ्लास्क में ऐड करेंगे, है ना। 10 ml आपने ऐड कर दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, यू हैव टू पोर 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट H2SO4, या फिर हम उसको 4NH2SO4 भी कहते हैं, जो हमारे लेबोरेटरी में बना रहता है। 4NH2SO4 जो है, 4NH2SO4 आप इसमें एक ऐसे टेस्ट ट्यूब में भर के आपने क्या लिया, इसमें एक 4NH2SO4 इसमें पोर करना है। ये हम 4NH2SO4 क्यों पोर कर रहे हैं, इसमें हम इसलिए पोर कर रहे हैं टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। किस लिए कर रहे हैं हम, टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करने के लिए हम पोर कर रहे हैं। ठीक है, अब पोर करने के बाद में आपको क्या करना है, आपने पोर किया, फिर आपका यहाँ पर इस तरीके से ये स्टैंड होगा। इस स्टैंड में आपने ऐसे यहाँ ब्यूरेट लगा के रखी हुई है। ठीक है, ये इस तरीके से आपने ब्यूरेट लगा के रखी हुई है ना। ये देखो, ये ब्यूरेट हो गई। अब ये ब्यूरेट में यहाँ पर आपने क्या भरा था, केमेनोफोर भरा है। अब इसके नीचे आपको फ्लास्क लेने से पहले यू हैव टू हीट द फ्लास्क। देखो यही चेंज है केमेनोफोर के टाइट्रेशन में और ऑक्सैलिक एसिड के टाइट्रेशन में, मोहर सॉल्ट के टाइट्रेशन में और ऑक्सैलिक एसिड के। हीट द फ्लास्क अप टू 60 to 70 डिग्री टेम्परेचर। अब 60 to 70 डिग्री टेम्परेचर तक के आपको क्या करना है, उसको हीट करना है। अब हीट क्यों करना पड़ता है हमें, हीट करने के पीछे एक ही हमारा इंटेंशन रहता है, टू इंक्रीज, हम क्या लिखेंगे, टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, आपको रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज करना है एट रूम टेम्परेचर, इसीलिए हम 60 to 70 डिग्री जो है टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं, सिर्फ वार्म करते हैं। अब ये क्वेश्चन ही आता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये 60 to 70 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। आपको इस फ्लास्क को गर्म करना है और गर्म करने के बाद में आप क्या करेंगे, आपके पाम के जो बैक साइड जो होता है, आपके पाम के बैक साइड पे, मैं यहाँ पर हल्का सा ड्रॉ करके देख लेती हूँ, वैसे आई एम नॉट गुड इन ड्रॉइंग। तो आप क्या करेंगे, उस फ्लास्क को यहाँ पर ऐसा टच करके देखेंगे इस तरीके से, है ना, उसके बैक साइड ऑफ पाम।
अगर ये अनबियरेबल रहा, देखो और याद रखो बेटा, थोड़ा सा कम कम गर्म करके ही इसमें क्या करना है, थोड़ा सा टच करके देखना है। अगर ये अनबियरेबल हुआ तो आप समझ जाओगे कि ये 60 to 70 डिग्री आप टेम्परेचर पहुंच चुका है। ठीक है, फिर वो गर्म फ्लास्क ही आप इसके नीचे रखेंगे। क्या करेंगे आप, गर्म फ्लास्क ही जो है इसके नीचे रखेंगे केमिनोफोर का टाइट्रेशन करने के लिए। और फिर आप जैसे हमने मोहर सॉल्ट में हम टाइट्रेशन करते हैं, ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं, इसी तरीके से आप इसको परफॉर्म करेंगे। इट मींस मोहर सॉल्ट के टाइट्रेशन में और ऑक्सैलिक एसिड के टाइट्रेशन में डिफरेंस ये है कि आपको ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन हीट करना पड़ता है, उसको गर्म करना पड़ता है, वार्म करना पड़ता है, और तभी जाके वो प्रॉपर तरीके से रिएक्शन देगा, अदरवाइज वो रिएक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं देगा। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों टाइट्रेशन में। इसके अलावा एक और डिफरेंस आता है बाद में, जो हमारा ऑब्जर्वेशन जो है, हम उसमें रीडिंग्स लेते हैं, कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स लेते हैं, वो सब सेम है। उसके बाद में और एक डिफरेंस आता है, और वो आता है कैलकुलेशन पार्ट पे। कौन से पार्ट पे, कैलकुलेशन पार्ट पे। कैलकुलेशन पार्ट में जैसे हमें पता है कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, m1v1 अपॉन m2v2 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2। ठीक है, अब ये अगर हम केमिनोफोर के लिए माने, KMnO4 के लिए, और अगर ये हम ऑक्सैलिक एसिड के लिए माने, तो यहाँ पर मोलैरिटी वैसे ही है। मोलैरिटी आपको कैलकुलेट करना है। V1 मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपका जो भी वॉल्यूम आ रहा है केमिनोफोर का, मतलब कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आ जाएगी। M2 आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, V2 मतलब 10 ml आपने पिपेट आउट किया था। इस टाइट्रेशन में N1 अपॉन N2 की वैल्यू जो रहती है वो होती है 2/5। क्या फिक्स्ड वैल्यू रहती है 2/5। तो ये 2/5 के मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर मीनिंग ये हुआ कि 2 मोल्स ऑफ केमिनोफोर इज रिएक्टिंग विद 5 मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। क्या कहेंगे हम, 5 मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड के साथ में ये रिएक्ट करता है, और बाकी कैलकुलेशन सेम रहेगी जैसे मोहर सॉल्ट में दी गई है। स्टूडेंट्स यहाँ पर याद रखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन नहीं मिलता है, बट अगर मिल भी जाता है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली वही प्रोसीजर फॉलो करना है। सिर्फ ये 2 या 3 चीजें जो मैंने आपको यहाँ बताई है, ये चीजों को चेंज करते हुए आपको सेम प्रोसीजर ही फॉलो करना है, और आपका आंसर जो है केमिनोफोर के टाइट्रेशन का, जो आपकी स्ट्रेंथ निकलती है, वो आपकी 1 to 2 ग्राम के बीच में आना चाहिए। इवन ऑक्सैलिक एसिड के लिए भी 1 to 2 ग्राम के बीच में आपकी स्ट्रेंथ जो है वो आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हमने ये 2/5 कहाँ से लिया, है ना। अब जैसे कि अगर मैं केमिकल इक्वेशंस की बात करूं इसमें, तो केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, केमिनोफोर में क्या है, MnO4 नेगेटिव आयंस है। ये MnO4 नेगेटिव आयंस क्या करते हैं, हम कहेंगे एसिडिक मीडियम में, ये हमने पहले भी रिएक्शन स्टडी कर चुके हैं, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है Mn2 पॉजिटिव आयंस में। ठीक है, और फिर हमने इसको बैलेंस कर लिया। अब देखो हमारे पास में क्या था, ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड के ऑक्सैलेट आयंस है, ये ऑक्सैलेट आयंस अपने आप को कन्वर्ट करते हैं CO2 में, फिर हम इसको बैलेंस कर लेंगे। अब जब दोनों रिएक्शन को बैलेंसिंग की जब बारी आती है, तब हम कहेंगे इस पूरी रिएक्शन को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरी रिएक्शन को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इस तरीके से इसको कर लोगे, तब आपके पास में यहाँ पर क्या बनेगा, एक नेट रिएक्शन बनेगा। अगर आपके स्कूल में अगर आयोनिक इक्वेशंस लिखने के लिए बोलते हैं, तो इस इक्वेशन को आपको मेमोराइज करना है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे। मेमोराइज करने के बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में फाइनली, देखो हम फाइनली हमारे पास में क्या आ जाएगा आंसर, हमारे पास में आ जाएगा 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H प्लस 5C2O4 2 negative gives 2Mn2 positive plus 4H2O plus 10CO2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 moles of KMnO4, that is 2 moles of KMnO4 reacting with 5 moles of oxalic acid, और इसीलिए मैंने यहाँ पर 2/5 जो है ये रेशियो लिया था। बाकी टाइट्रेशन जो है आपका एज इट इज रहेगा, राइट। और इसीलिए हम कहेंगे कि इसमें, इस टाइट्रेशन में ये ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है सिर्फ हीटिंग वाला कॉन्सेप्ट देखना है, और जब भी रीडिंग लेंगे हम हर बार इस
को हीट जरूर करेंगे। तो ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन इस तरीके से किया जाता है। सो स्टूडेंट, आई होप सो कि आज की क्लास में मैंने आपको जो भी समझाया है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।